देखिए, पिछली वीडियो में हम गुणसूत्र की चर्चा कर रहे थे, है ना? चलिए कुछ जीवों के हम गुणसूत्र के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, जो सबसे कम जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? जीवाणु में। जीवाणु गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 1 से लेके 3 तक। अब यहाँ देखिए, जो मच्छर होता है, मच्छर में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी? 6 होती है। और मेंढक में कितनी होती है? 26 होती है। और बिल्ली में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 38 होती है। चूहे में गुणसूत्र की संख्या 40 होती है। खरगोश में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 44 होती है। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, ये सबको पता ही होगा। आलू में कितने होते हैं? 48 होते हैं। तंबाकू में 48 होते हैं। चिंपैंजी में कितने होते हैं? 48 होते हैं। अब यहाँ देखिएगा, घोड़े में कितने होते हैं? 64 होते हैं। कुत्ते में 78 गुणसूत्र होते हैं। कबूतर में 80 होते हैं। मक्का में 20 होते हैं। टमाटर में 24 होते हैं। मटर में 14 होते हैं। प्याज में 16 होते हैं। नींबू में 36 होते हैं। और जो सबसे ज़्यादा होते हैं वो किस में होते हैं? टेरिडोफाइट में होते हैं। यानी कि इसमें कितने होते हैं? 1300 से 1600 तक। यानी सर्वाधिक किस में होता है? टेरिडोफाइट में होते हैं। और कम किस में होते हैं? जीवाणु में होते हैं। चलिए, ये आपको फैक्चुअल डाटा है, आपको याद करना पड़ेगा। डेली आप लोग देखते रहेंगे तो ये चीज़ें भी आपको याद हो जाएंगी। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। देखिए, जो हमारी चर्चा चल रही थी वो चल रही थी कोशिका। कोशिका के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। कोशिका का जो मस्तिष्क कहते हैं वो किसे कहते हैं? न्यूक्लियस को कहते हैं। अब जो न्यूक्लियस में ही क्या होता है? आपके क्रोमोजोम होते हैं। यानी कि जो क्रोमोजोम होते हैं वो जोड़े में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? जोड़े में पाए जाते हैं। अब देखिए, कुछ जो क्रोमोजोम की जो संरचना होती है, कुछ देखिएगा इस प्रकार की होती है। इस प्रकार की होती है, कुछ इस प्रकार की होती है क्रोमोजोम की जो संरचना होती है। अब यहाँ देखिएगा, जो क्रोमोजोम का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है इसे हम कहते हैं सेंट्रोमर। क्या कहते हैं? सॉरी, सेंट्रोमर नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं सेटेलाइट। सेटेलाइट। अब यहाँ देखिए, जो बीच का भाग होता है, जो क्रोमोजोम के जो बीच का भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? ये होता है, इसे कहते हैं सेंट्रोमर। क्या कहते हैं? सेंट्रोमर। याद करने का सबसे ऊपर सैटेलाइट कहाँ छोड़े जाते हैं? अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं ऊपर। तो सबसे ऊपर वाला भाग सैटेलाइट, ये बीच में हो गया, सेंटर में है, तो इसका नाम क्या है? सेंट्रोमर। वैसे सेंट्रोमियर बोलते हैं, तो आप लिख दीजिए सेंट्रोमियर। ठीक है। अब सबसे जो नीचे वाला भाग होता है इसे बोलते हैं टेलोमियर। टेलोमियर। अब यहाँ देखिए, इसमें जो संरचना पाई जाती है, धागेनुमा संरचना पाई जाती है, तो देखिए इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्रोमोटिन। क्या कहते हैं? क्रोमोटिन। अब देखिएगा, इसी में आपके डीएनए पाए जाते हैं। और इसी में डीएनए में ही क्या पाया जाता है? जीन। इसकी चर्चा कल हमने कर ली थी। देखिए आगे देख लेते हैं। इसमें इसी में क्या पाए जाते हैं? आपके डीएनए। और डीएनए में ही क्या होते हैं? आपके जीन। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए कि जो डीएनए की जो संरचना होती है वो डबल स्टैंडर्ड होती है। कैसी होती है? डबल स्टैंडर्ड होती है। ठीक है ना। और डीएनए में ही पाए जाते हैं न्यूक्लियोटाइड। जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? आपके न्यूक्लियोटाइड, है ना। अब यहाँ देखिए, जो ये संरचना होगी, ये यहाँ से यहाँ जो एक फेरा हो गया ना, यही इसी को हम कहते हैं जीन। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ठीक है ना। जीन की खोज किसने की थी? जोहानसन ने की थी। जीन की खोज जोहानसन ने की थी। और इसी को क्या बोलते हैं? जीन। अब प्रश्न बनता है,
डीएनए का जो एक टर्म होता है, एक फेरा होता है, उसकी जो लंबाई होती है या उसकी जो दूरी होती है वो कितनी होती है? तो यहाँ से आप लिख लेंगे उसकी जो दूरी होती है 34 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी कि एक फेरे की दूरी यहाँ से लेके, यानी इस जो फेरे की दूरी होगी वो कितनी होगी? 34 एंगस्ट्रॉम। अब प्रश्न बनता है, ये जो है इसमें क्या है? न्यूक्लियोटाइड। देखिए न्यूक्लियोटाइड इस प्रकार का होता है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। यानी कि ये पूरा ही है, इसमें 4 न्यूक्लियोटाइड हैं। कितने हैं? 4, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। ठीक है ना? अब देखिएगा यहाँ पे, अब प्रश्न बनता है जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं इनके जो बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है? तो जो देखिए न्यूक्लियोटाइड के जो बीच की दूरी होती है वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। अब प्रश्न बन जाए डीएनए के एक टर्म की दूरी कितनी होती है, यानी कि एक फेरे की कितनी दूरी होती है, तो उसे भी नोट कर लीजिएगा। डीएनए के एक फेरा यानी एक टर्म की दूरी ये कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना? अब आनुवांशिकता की इकाई किसे कहा जाता है? वो जीन को कहा जाता है। यहाँ तक हमने चर्चा कर ली थी। ठीक है ना? ये मैंने आपको बता दिया था कि आनुवांशिकता की जो इकाई किसे कहते हैं? जीन को कहते हैं। क्रोमोजोम में ही क्या होता है? डीएनए। और डीएनए में ही क्या होता है? जीन। डीएनए जो डीएनए की जो संरचना होती है वो कैसी होती है? डबल स्टैंडर्ड होती है। ठीक है? अब इसमें जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो उन्हें भी लिख लेते हैं हम। न्यूक्लियोटाइड पहला एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। देखिए जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं कितने? 4। अब जो एडेनिन और थाइमिन, प्रश्न आता है एडेनिन और थाइमिन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? तो डबल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? ये डबल बॉन्ड होता है। ठीक है ना? अब ग्वानिन और साइटोसिन इनके मध्य कौन सा बॉन्ड होता है? तो आप लगाएंगे ट्रिपल बॉन्ड होता है। कौन सा होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। यानी कि एडेनिन और थाइमिन, है ना, इसके बीच कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। ग्वानिन और साइटोसिन के मध्य कौन सा होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है? अब देखिए, अब हम आगे पढ़ लेते हैं केंद्रक अम्ल। इसके बारे में पढ़ लेते हैं केंद्रक अम्ल। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए जो केंद्रक अम्ल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है? पहला होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं केंद्रक अम्ल। केंद्रक अम्ल कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, डीएनए और आरएनए। तो हम पहले डीएनए के बारे में चर्चा कर लेते हैं। डीएनए, ठीक है? इसकी फुल फॉर्म आती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड।
चलो इसे भी लिख लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए की फुल फॉर्म होती है। अब यहाँ देखिएगा कि जो डीएनए का जो कार्य होता है, ठीक है ना, जो डीएनए का जो कार्य होता है वो क्या होता है कि जो हमारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो किसमें होती है, डीएनए में ही होती है, ठीक है। अब डीएनए कहाँ पाया जाता है, देखिए केंद्रक में पाया जाता है। ये जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसमें होती है, डीएनए में ही डीएनए में होती है। और कहाँ पाया जाता है, ये केंद्रक में पाया जाता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये लवक में पाया जाता है, यानी कि प्लास्टिड में, लवक। तो पहला तो प्रश्न आपका यही बन गया कि जो डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और कहाँ पाया जाता है, लवक में पाया जाता है। अब प्रश्न बनता है लवक किस में पाया जाता है, तो लवक कौन सी कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में या फिर जंतु कोशिका में। तो जो लवक पाया जाता है किसमें पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। हाँ चलिए अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। अब यह क्या होता है, अनेक जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनका बहुलक होता है। लिख लेते हैं, यह है अनेक न्यूक्लियोटाइड, अनेक न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। है ना, ये क्या होता है, अनेक न्यूक्लियोटाइड का बहुलक बहुलक होता है। न्यूक्लियोटाइड मैंने आपको अभी बताए थे कितने होते हैं, 4 प्रकार के, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, ठीक है ना। अब देखिए जो इसकी जो संरचना होती है 3 पदार्थों से निर्मित होती है। इसकी संरचना 3 पदार्थों से 3 पदार्थों से निर्मित होती है, निर्मित होती है। अब हम लिख लेते हैं, देखिए डीएनए, इसे मैं रेज कर देता हूं। तो देखिए डीएनए में सबसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो आपको याद रखने होंगे। पहला तो यही है, ये कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, लवक में। जो हमारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो किसमें होती है, डीएनए में होती है, ठीक है। यह देखिए अनेक न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, बहुलक होता है। तीसरा पॉइंट, इसकी जो संरचना होती है ना 3 पदार्थों से निर्मित होती है, उसे हम लिख लेते हैं। हेडिंग डालते हैं, देखिए डीएनए नाइट्रोजन क्षार, डीएनए हेडिंग डालते हैं और इसमें लिखते हैं ये 3 जो संरचनाएं होती हैं। एक तो होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्षार, है ना। दूसरा होता है शुगर, और तीसरा होता है फास्फेट, यानी कि उसमें फास्फोरस होता है, फास्फोरिक अम्ल, क्या बोलते हैं इसे, फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। अब यहां देखिए जो नाइट्रोजन क्षार होता है ये 2 प्रकार का होता है। नाइट्रोजन क्षार कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, प्यूरिन और पायरिडमीन। प्यूरिन और पायरिडमीन। अब देखिए जो प्यूरिन होता है ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, यानी कि एडेनिन
और ग्वानिन। यहाँ लिख देते हैं एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है ना। जो पायरिडमीन होता है ये भी दो प्रकार का होता है। पायरिन कितने प्रकार का होता है? ये भी दो प्रकार का होता है, थायमीन और साइटोसिन। थायमीन और साइटो। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि जब डीएनए जो बनाना होता है तो डीएनए में क्या होता है, सॉरी आरएनए में तो क्या होता है, साइटोसिन हट जाता है और इसके स्थान पर यूरेसिल जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? यूरेसिल। अब यहाँ समझिएगा, ये जो आप देख रहे हो ना डीएनए, अब जब आरएनए बनाना होता है डीएनए से तो साइटोसिन की जगह पे इसे हटा देते हैं, इसे लगा देंगे यूरेसिल को। अब जब डीएनए बनाना होता है तो यूरेसिल को हटा देते हैं, किसे लगा देंगे, साइटोसिन को। बस इतना आपको देख लेना है। आरएनए बनाते समय यूरेसिल को जोड़ देते हैं और डीएनए बनाते समय किसे जोड़ देते हैं, साइटोसिन को जोड़ देते हैं और यूरेसिल को हटा देते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी क्या है डीएनए, तो इसमें हम यूरेसिल को हटा देते हैं। जब आरएनए की संरचना होगी तो उसमें क्या होता है, यूरेसिल को जोड़ देंगे और साइटोसिन को हटा देते हैं, ठीक है। तो ये शुगर होती है, ये पेंटो शुगर, पेंटो शुगर, ठीक है ना। और जो फास्फोरिक अम्ल होता है H3POH। अब देखिए आगे देख लेते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं आरएनए। ये देखिए समझ में आया होगा आपको, आरएनए। इसकी फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखिए जो आरएनए होता है, आरएनए तीन प्रकार का होता है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोजाइल आरएनए। लिख लेते हैं। अब पहला तो ये लिखिए कि जो इसका जो आरएनए का जो कार्य होता है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। आरएनए का कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण। तो लिख लीजिए यहाँ पे, इसका जो कार्य होता है, इसका जो मेन कार्य होता है वो होता है प्रोटीन का निर्माण। अब कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। पहला लिख लेते हैं मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। दूसरा होता है ट्रांसफर आरएनए, और जो तीसरा होता है इसका राइबोज आरएनए, राइबोज आरएनए। देखिए अब इनके हम कार्य देख लेते हैं, इसका क्या क्या कार्य होता है। जो मैसेंजर आरएनए होता है ना, तो जो मैसेंजर आरएनए होता है इसका जो कार्य होता है, आवश्यक एमिनो अम्ल की यह पहचान करता है। क्या करता है, आवश्यक अमीनो अम्ल की पहचान करता है। अब जो ट्रांसफर आरएनए होता है, इसका जो कार्य होता है, जो आवश्यक एमिनो अम्ल को राइबोज तक पहुंचा देता है, यानी कि ट्रांसफर कर देता है। तो लिख देते हैं यहाँ पे
यह आवश्यक अमीनो अम्ल को राइबोज तक पहुंचा देता है। अब यहां तक पहुंचा दिया। अब लेकिन राइबोज उसका क्या करेगा? तो राइबोज का काम होता है कि यह प्रोटीन का निर्माण कर देता है। तो लिख लेते हैं, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। समझ लेते हैं, जो मैसेंजर आरएनए होता है, या आपको इसे याद कैसे रख लोगे, MTR, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोज आरएनए, ठीक है। और जो मैसेंजर आरएनए होता है, इसका क्या कार्य होता है? यह आवश्यक अमीनो अम्ल की क्या करता है, पहचान करता है। और ट्रांसफर आरएनए का क्या होता है? जो आवश्यक अमीनो अम्ल की जो पहचान की है, उनको राइबोज तक भेजने का काम करता है ना। इसके बाद देखिए, जो राइबोज होता है, इसका क्या काम होता है? यह प्रोटीन का निर्माण कर देता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, जो आरएनए की जो संरचना होती है, वो क्या होती है? सिंगल स्टैंडर्ड होती है। इस प्रकार की होती है, सिंगल स्टैंडर्ड होती है, कुछ इस प्रकार की होती है ना। और जो डीएनए की संरचना मैंने आप लोगों को बताई थी, वो क्या होती है? डबल स्टैंडर्ड होती है। चलिए उसे भी मैं बता देता हूँ। कैसी होती है? डबल स्टैंडर्ड। ये संरचना किसकी बन रही है? ये डीएनए। ये आपकी डीएनए की संरचना हो गई, और ये संरचना किसकी है? आरएनए की संरचना हो गई, ठीक है। और जो आरएनए की संरचना होती है, वो सिंगल स्टैंडर्ड होती है, और जो डीएनए की संरचना होती है, वो डबल स्टैंडर्ड होती है। इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो, है ना। और जो आरएनए की फुल फॉर्म होती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब देखिएगा, समझ में आ गया ये। अब देखिए, आपका जो रह गया है, कल आपका जो कोशिका का जो टॉपिक है, कल पूरा समाप्त हो जाएगा। हम पढ़ेंगे इसमें कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन रह गया है, वो पढ़ना होगा हमें, और कुछ सिंड्रोम होते हैं वो पढ़ना होगा। उसके बाद ये टॉपिक क्या होगा? फिनिश हो जाएगा। उसके बाद फिर हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ब्लड पढ़ लेंगे, ठीक है ना। ब्लड वाला अगला टॉपिक होगा रक्त, उसे हम पढ़ेंगे। आप, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, है ना। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।